हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल से आज के लेक्चर की बात करूंगा है। तो आप जैसे जानते हो कि 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट किया। ठीक है जी। इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ये भी बात जानते होंगे कि इसमें 2 पेपर रहते हैं, है ना। इसमें जीएस का 1 और जीएस का 2। जीएस पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो जिसको आप सी सेट बोलते हो, सी सेट में जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं जी रीजनिंग, देन मैथ और देन इंग्लिश। ठीक है जी। तो आज की इस पूरी वीडियो में जो आपका सी सेट का एग्ज़ाम रहा, जो अभी 4 अक्टूबर को लिया गया, उस पूरी वीडियो में जो आपका रीजनिंग का एग्ज़ाम रहा, उस पूरे सिलेबस को आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। देखो सभी के कंपोनेंट जो होंगे वो आपका जो स्पेसिफिक हर एक टीचर की जो डोमेन है वो आपके साथ डिस्कस करेगा इस चैनल पे। तो जैसे आप जानते हो कि मैं रीजनिंग टीच करता हूँ, तो मैं आपके साथ यहाँ पे रीजनिंग के सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो सर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस जो आपका पेपर आया, जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम बेसिक से भी देखेंगे और शॉर्टकट से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तब तक आपको देखो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं सभी को बता देना चाहता हूँ भाई साहब, आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, आपको भी पता है कि आज नहीं तो और कल लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है ना। अनलॉक 5.0 भी आ चुका है ना। तो आने वाले टाइम पे जब आपका सारा ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं। तो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे मैं बात करूँ जेकेएसएसबी की, चाहे मैं बात करूँ एसएससी की, है ना, तो उसमें रीजनिंग तो वो पूछेगा ही पूछेगा। इवन बात करूँ मैं बैंकिंग की, जेके बैंक की एग्ज़ाम की बात, या बीएसएफ कांस्टेबल, या इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो रीजनिंग का सेक्शन होता है ना भाई साहब, तो बार बार क्या होता है, जो लेटेस्ट यूपीएससी का पेपर आता है ना, तो उसी के क्वेश्चन बार बार आपको बड़े सारे छोटे पेपरों में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर सी सेट का होता है ना, ये एक हाई लेवल पेपर नहीं होता, ये बेसिक होता है। यूपीएससी ने रख रखा है, जो सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर होता है ना, तो ये यहाँ पे बेसिक रीजनिंग आती है। तो यही बेसिक रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, सेम लॉजिक, इवन सेम या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जैसे बीएसएफ के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्लास 4th के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। जेके बैंक के एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं, या इन्हीं तरह के कुछ और क्वेश्चन। पॉइंट क्लियर है? सो इस वीडियो को आपके लिए बनाना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तभी हमने डिसाइड किया कि हम अपने कंपोनेंट को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखो वहाँ पे क्या होता है, टोटल 4 पेपर आते हैं, 4 सेट आते हैं, बट चारों सेट में रीजनिंग सेम रहती है। तो मैंने किसी एक पेपर को उठाया हुआ है, वहाँ से उनके क्वेश्चनों को लेके आपके साथ सॉल्व करूँगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, जेकेएसएसबी के, इवन जेके बैंक के, इवन आईबीपीएस में, इवन एसएससी में, तो कहीं पे भी इस तरह के क्वेश्चन या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आने वाले 2021 में देखने को मिल सकते हैं, या 2020 में जो नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे वहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। देखो सर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करने जा रहा हूँ। इस 11th में क्या है, ये आपके सामने एक सिंबल दे दिया गया ना, क्वेश्चन को आपने खुद से समझना। उसने कहा इन द सम, इसका सम क्या होगा, देन फॉर विच डज विच डिजिट डज द सिंबल दिस स्टैंड। मतलब यहाँ पे इस सिंबल की जगह पे मैं कौन सी ऐसी वैल्यू इन ऑप्शन में से फिल करूँ ताकि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन के मीनिंग को समझ पाए होंगे। देखो आप लोगों को एक बात क्लियर है कि आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 2 रखा, तो मतलब यहाँ पे टोटल 122 होना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 22, यहाँ पे 52 बन जाएगा, यहाँ पे 12 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा। ये मतलब था क्वेश्चन का ना। अब आप एक बात को देखो, आपने इन सारी वैल्यू को प्लस करना। देखो प्लस करना एक समझदारी नहीं है, आप इनके यूनिट वैल्यू चेक करो, है ना। इसकी यूनिट वैल्यू पे ये है, ये है, ये है और ये है। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 8 8 प्लस ये वाला 1। ये ध्यान रखना, ये जो 2 है यहाँ पे ये 10th पोजीशन पे है ना, तो ये वाला 1। तो आपने अभी देखा 2 4 6 और 8, 8 और 1 9, जबकि इसके यूनिट वैल्यू में तो 9 बन रहा है, बट इधर राइट हैंड साइड पे तो 2 आ रहा है, तो मतलब 2 आप फिल नहीं कर सकते। बात समझ पाए? अब देखो भाई साहब, अगर
हर एक ऑप्शन को फिल करते चल रहा हूँ। सपोज अगर फिफ्थ आंसर होता है एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे को इन पे टाइम वेस्ट करना पड़ रहा था। तो यहीं पे आप क्वेश्चन का लॉजिक बना सकते हो। आप एक बात को देखो, ये जो आपका सिंबल है ये 1 2 3 और 4, ये 4 यूनिट वैल्यू पे है। कौन सी वैल्यू यहाँ भरी जाए कि इसकी यूनिट वैल्यू भी मैच कर जाए, है ना। तो यहाँ पे आप एक बात को देखो, 3 को भर के देखो, तो 3 को प्लस नहीं करना। देखो 1 2 3 4, मतलब 3 4 टाइम है। 3 4 टाइम का प्लस करने का मतलब क्या, 12 बन जाएगा। 12 में कितने प्लस करने हैं, 1 करने हैं। तो यूनिट वैल्यू पे क्या दिखा, 3 दिखा। और इधर भी आपने क्या भरना है, 3 भरना है, क्योंकि 1 3 3 तो होगा। यूनिट वैल्यू पे अगेन मैच हुआ, तो ऑप्शन बी योर राइट आंसर। बात समझ पाए। प्लस करने की बजाय आप यहाँ पे यूनिट का लॉजिक उठाओ, यूनिट वाली वैल्यू आप काउंट कर लो कितने यहाँ पे सिंबल हैं। देखो अगर मैं 5 को फिल करूँ तो 5 कितनी बार है, 4 बार। 1 2 यूनिट वैल्यू पे 4 बार, 5 का 20 हो गया, 20 और 1 21। तो यूनिट वैल्यू 21 में क्या आया, 1 आया। जबकि इधर कितना होना चाहिए था, इधर 155 होना चाहिए था, मैच ही नहीं हुआ। तो समझ रहे हो ना कितनी जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको हम बेसिक से भी देखेंगे और इसको हम शॉर्टकट से भी देखेंगे, है ना। जैसे आपको भी पता कि हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना, उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो जो हमारा कंसेप्ट वाला बैच होता है जिसमें हम बेसिक पढ़ाते हैं, वहाँ पे हमने ये शॉर्टकट से भी करवाए हुए हैं, है ना। और जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने आपको बताया हुआ, क्या पूछा, व्हाट इज़ हिज डायरेक्शन फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो। ये कौन से शॉर्टकट के अंदर आएगा, शॉर्टकट नंबर 4 जो आपने डायरेक्शन में हमसे पढ़ा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्टकट नंबर 4 के अंदर आएगा। अब पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, अ मैन इज़ वॉकिंग डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बंदा का जो घर है वो पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में है। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो यहाँ पे लिख रखा था उसने, इफ़ हिज हाउस फेस टू ईस्ट, मतलब उसका घर जो है, आप सभी जानते हो ऐसा ही होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, उसका घर किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। अगर उसका घर ईस्ट की तरफ है तो बंदे ने चलना किस तरफ शुरू किया है, उसी की बैक साइड पे, मतलब ऐसे। मतलब समझ पाएँ, कितना मीटर चला होगा सर, 25 मीटर चला। उसके बाद उसने क्या किया, देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट किधर होगा सर, ऊपर की तरफ। कितना चल देगा सर, 50 मीटर, कुछ इस तरह से। देन अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब देखो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपका लेफ्ट किधर होगा सर, इस तरफ होगा। कितना चल देगा सर, अगेन 25 मीटर, है ना। और यहाँ पे बंदा आके रुक जाता है, इस पॉइंट पे जो गिवन पर्सन है, इस पॉइंट पे गिवन पर्सन आके रुक जाता है। अब क्वेश्चन ने कहा, इफ़ हिज हाउस फेस इन ईस्ट, अगर उसका घर ईस्ट की तरफ देख रहा है, देन व्हाट इज़ द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट किस तरफ है। तो आप जानते ही हो, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट आपको किधर दिखा, आपको जानते हो ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, सॉरी इधर वेस्ट होता है। तो डायरेक्शन क्या बनी, नॉर्थ वेस्ट। समझ पाए। ये तो था भाई साहब बेसिक, जो आपने पर्टिकुलर एक डायग्राम बनाया होगा। और अगर आप वीडियो को सुन रहे हो, आप साथ साथ इन क्वेश्चनों को ट्राई भी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने देखा कि इस समय इसका आंसर आया नॉर्थ वेस्ट। बट वो बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन बैचेस में, वो जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से करना सिखा रखा है। आप एक बात देखिए सभी, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सर सबसे पहले नॉर्थ, देन आप जानते हो कौन सा फोर्थ शॉर्टकट बताइए, नॉर्थ के बाद ईस्ट, देन साउथ और देन वेस्ट। आप सबसे पहले एक बात को समझो, यहाँ पे एक क्वेश्चन का लॉजिक को समझो। उसका घर किस डायरेक्शन में बताया, ईस्ट वाली साइड। उसका घर ईस्ट वाली साइड है, बट जो पर्सन है वो स्टार्टिंग में किधर चलता है, बैक साइड 25 मीटर, मतलब किधर, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ चलेगा तो वेस्ट के नीचे 25 लिख दो, आप जानते ही हो। उसके बाद क्या किया, एंड वॉक 50 मीटर, देन यहाँ से पढ़ो, देन टर्न टू राइट। देखो वेस्ट में आप हो, आपका राइट किधर होगा, तो वेस्ट में राइट कुछ भी नहीं है, तो नॉर्थ वाला ही राइट बन जाएगा। और कितना कितना बताया, 50, इसके नीचे लिख दो। ठीक है जी, जिन बच्चों ने शॉर्टकट सीख रखा है उनके लिए ये क्वेश्चन हार्डली 5 सेकंड का भी नहीं है। बट मैं अगेन यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को 10-20 सेकंड लग सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, पर्सन किधर देख रहा था स्टार्टिंग पॉइंट पे, वेस्ट की तरफ। फिर क्या हुआ, उसने राइट किया, मतलब वेस्ट का राइट नॉर्थ बन जाएगा 50 मीटर। देन उसने क्या किया, अगेन ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट, और यहाँ नॉर्थ का लेफ्ट अगेन कौन होगा, वेस्ट ही होगा। और कितना, 25 मीटर। तो सर उसने पूछा था यहाँ पे डायरेक्शन, तो आपको पता है इन्हीं दो डायरेक्शन के बीच में बात चल रही है, तो इन दोनों डायरेक्शन को ऐड कर दो। ऐड करने पे डायरेक्शन कौन सी मिली,
नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली जो डायरेक्शन निकल के आती है शॉर्टकट नंबर 4 से, ये कौन सी में होती है, हमेशा हमने पढ़ रखा है, ये हमेशा होती है स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट। यहाँ पे भी क्या लिख रखा है, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अब बंदा किस तरफ है, डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ, और आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस में इन शॉर्टकट्स को पढ़ रखा है उनको ईजिली समझ आ चुका होगा, है ना। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, ये इस तरह से भी एक क्वेश्चन था, देखियो क्वेश्चन ने क्या कहा। शाबाश, क्वेश्चन कहता है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, एक स्टेटमेंट है। देखो कथन के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं ये। कहता ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, है ना। क्लियर हो गया कि जितने भी नंबर हैं वो सारे 2 के डिविजिबल होंगे। अगर कहता सारे नंबर 3 के डिविजिबल भी होने चाहिए, ठीक है, तो कहता जो उनका रिजल्ट बन के आएगा, क्या वो जो ऑल नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि 2 और 3 का अगर कोई डिविजिबल है, आप जानते हो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 और 3। अगर कोई नंबर 2 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल है, 3 से भी, या तो वो किससे भी डिविजिबल होगा, 6 से होगा। पॉइंट क्लियर है। क्या वही सेम नंबर 4 से डिविजिबल होगा? ऐसा तो नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और इस केस में जो आपके दिए गए ऑप्शन थे वहाँ आंसर होता ओनली फर्स्ट फॉलो। समझ पाए बात को? चलिए आगे देखिए, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखियो, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो 2 केस, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज़ 18th फ्रॉम द राइट हैंड, और बी जो है वो किसी राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पे है, 18th पे। पॉइंट समझ पाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट ने क्या कहा भाई साहब, उसने लास्ट में कहा देन हाउ मैनी बॉयज़ इन दी रो। भाई साहब ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब भी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पूछे जाते हैं इस तरह के केस में। तो यहाँ 2 केस बनते हैं, एक बनता है मैक्सिमम का और एक बनता है मिनिमम का। आपने पढ़ रखा होगा मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ। यहाँ तो ये केस होगा मैक्सिमम का, यहाँ तो होगा मिनिमम का। मैक्सिमम मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने का तरीका, मिनिमम मतलब ओवरलैपिंग का केस। देखो एक बात को समझो, अगर ये इस तरह से है, ए ओवरलैपिंग के केस में अगर ए 16 पे है तो इसको तो ऐसे ही ओवरलैप करवाना पड़ेगा बी को 18 पे, ऐसा ही कुछ होगा अगर ये 16 पे है। चलिए अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 केस बन रहे हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। अगली स्टेटमेंट ने क्या कहा, जी इज़ 11th फ्रॉम ए टुवर्ड दी राइट, मतलब ए के राइट साइड पे हमें एक जी मिलता है, कौन सी पोजीशन के साथ, 11th पोजीशन के साथ। अब सभी बच्चों में को ये बताओ, ए फर्स्ट केस में यहाँ पे है, यहाँ देख रहे हैं हम सर ए यहाँ पे है, ए के 11th राइट पे हमें कौन मिला, आपने ध्यान रखना है। ए के 11th राइट पे हमें कौन मिला सर, ए के 11th राइट पे हमें कौन मिला, जी मिला, जी मिला। एंड यही जी आगे थर्ड राइट है बी का भी, तो बी के भी थर्ड राइट पे, बी के थर्ड राइट पे हमें एग्जैक्ट जी मिलता है। देखो बात को समझो, बी के थर्ड राइट पे एग्जैक्ट हमें जी मिलता है, और ए की, ए से यही पोजीशन एग्जैक्ट क्या है, 11th है। ए से यही पोजीशन एग्जैक्ट क्या है, 11th है, और यहाँ से यही एग्जैक्ट पोजीशन क्या, थर्ड है। अगर ये 3 है तो यहाँ से ये पोजीशन कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ से ये पोजीशन क्या होगी, 8 होगी, 8 होगी ना। फिर आगे होगा 9, 10 और 11, थर्ड पोजीशन पे मिल गया जी हमें, ठीक है जी। 11th यही बनेगा ना। और इस केस में, सेकंड वाले केस में देखो आप लोग सभी, अगर ए के राइट पे होगा, कौन सा राइट कहा था, 11th राइट, बट क्या ये सेम बी के थर्ड राइट रहेगा, ये तो केस कैंसिल हो गया सेकंड वाला। समझ पा रहे हो ना, सेकंड वाला केस तो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाया। ऊपर वाले केस को अच्छे से समझते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। हाँ जी क्लास, देखो ए की लेफ्ट से पोजीशन है 16, बी की किसी राइट हैंड से पोजीशन कितनी है, 18th। कहता ए के 11th राइट पे जी मिला और बी के वो थर्ड राइट पे है। देखो बी के थर्ड राइट पे मतलब 1, 2 और 3, ये कौन मिला, जी मिला। और यही जी यहाँ से कितना है, यही जी यहाँ से कितना है, 11th। अब समझ पाए, अगर ये यहाँ से 11th है तो मतलब ये वाली पोजीशन 10 रही होगी, ये वाली कितनी रही होगी, 9 रही होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? देखो अगर ये 11th है तो ये कितनी होगी, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये 10 होगा, ये कितना होगा, 9 होगा, तो ये वाली पोजीशन कितनी होगी, 8 ही तो होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
बोलिए सर। शाबाश। अब मेरे को ये बताओ इस केस में टोटल कैसे निकालते हैं, बताओ फिर आंसर क्या निकलेगा फाइनल। हाँ जी क्लास, तो देखिए आप अभी जान चुके हो कि ये वाली जो पोजीशन पे बी है ये कितना बना, ये वाली पोजीशन पे बी कितना बना आपका, एट्थ बना ना। अगर यहाँ से ये एट्थ बना तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे, 7 ही होंगे। यहाँ से यहाँ के बीच में कितने होंगे, 7 होंगे। अब आप टोटल निकाल सकते हो, टोटल कितने होंगे, 16 + 7 + 18। देखिए देखिए यहाँ से यहाँ ए है 16 पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ बी है 18 पोजीशन पे, दोनों के यहाँ से यहाँ था एट्थ, बट इन दोनों के बीच में एक कम ही होता है, आप जानते हो इस केस को भी। तो ये टोटल कितने होंगे, इन सब का प्लस कर लो। 16 और 18 अगर मैं बात करूँ +7 प्लस करूँ तो आपका आंसर बन जाएगा 41। समझ पाए इस केस को। चलिए अगले क्वेश्चन को। हाँ सर, देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी थे, ये डाटा सफिशिएंट का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन ने क्या कहा, हमारे सामने 3 कथन है, 3 कथन हमारे सामने गिवन है, 3 स्टेटमेंट हमारे सामने गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट ने कहा सी इज़ यंगर दैन डी। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या कहा, स्टेटमेंट नंबर 1 ने कहा कि सर सी इज़ यंगर दैन डी, सी डी से क्या छोटा है, बट ओल्डर दैन ए और बी। यही उसने कहा सी इज़ यंगर दैन डी, ठीक है जी, बट ओल्डर दैन ए और बी, इन दोनों से बड़ा है। अगली स्टेटमेंट ने कहा डी इज़ द ओल्डेस्ट, ठीक है जी, डी इज़ ओल्डेस्ट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ने कहा ए इज़ ओल्डर दैन बी। देखो थर्ड स्टेटमेंट ने कहा कि ए और बी में अब हमें कन्फ्यूज़न थी कि बी पहले आएगा या ए पहले आएगा, बट तीसरी ने क्लियर कर दिया कि ए पहले ही आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन ने कहा हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से पढ़ो यहाँ से, क्वेश्चन ने क्या कहा हमें, कहता हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी इज़ द यंगेस्ट। तो बताओ सबसे छोटा कौन होगा, बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ रही होगी। अब मेरे को एक बताओ, अगर मैं दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट को एक साथ ज्वाइन करूं तो क्या मेरे को आंसर मिलेगा, सर नहीं मिलेगा। अगर मैं पहली और तीसरी स्टेटमेंट को ज्वाइन करूं, सर पहली स्टेटमेंट में हमें ये बात मिल गई पूरी, तीसरी स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया कि ए पहले आएगा बी लास्ट में, आंसर की डिमांड मिल गई है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आर सफिशेंट टू द आंसर। समझ पाएँ, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का, अगेन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, ऐसा ही कुछ है, 2 स्टेटमेंट है यहाँ, ठीक है, 4 पर्सन है। क्वेश्चन ने क्या कहा, पहली स्टेटमेंट ने आर इज़ ग्रेटर दैन पी, सर ठीक है जी, आर इज़ ग्रेटर दैन पी एज वेल एज क्यू, और क्यू से भी ये बड़ा है, ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट ने क्या कहा, दूसरे कथन ने क्या कहा, एस इज़ नॉट दी, देखो आर इज़ ग्रेटर दैन पी एज वेल एज क्यू, आर पी से भी बड़ा और क्यू से भी बड़ा। और कहता है एक अनदर पर्सन और आता है, देखो 4 बंदे हैं ना, एक अनदर पर्सन और आता है एस, वो भी लार्जेस्ट नहीं है, वो भी लार्जेस्ट नहीं है, तो मतलब वो भी आर से छोटा ही होगा, यहीं कहीं आएगा। अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ये 3 बंदे कहीं पे भी आ सकते हैं, इनकी पोजीशन डिफाइन नहीं है। बट क्वेश्चन ने कहा अमंग ऑफ द फॉलोइंग, बताओ कौन सा लार्जेस्ट होगा। तो लार्जेस्ट तो हमें आर मिल ही चुका है, कब मिला, जब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया। तो इस केस में आंसर क्या होगा, S1 और S2 बोथ आर सफिशिएंट टू द आंसर। समझ पाए बात को। नेक्स्ट देखिए, एक इस तरह से भी क्वेश्चन था, कहता हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर और विदाउट मीनिंग। आपने देखा होगा ये प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन रहता है ना। क्वेश्चन ने कहा कि दिल्ली को अरेंज करना है कितनी वेम के साथ, बट आप अगर मैंने पूछा सर कोई एक वर्ड है आपके सामने, मान लो स्पार्क एक वर्ड है, स्पार्क इंस्टीट्यूट आप जानते ही हो, एक स्पार्क वर्ड है, इसके टोटल कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, मतलब इनके लेटर्स को, देखो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है इसका मतलब ही अरेंजमेंट होती है, मतलब इनके सभी पोजीशनों को कितनी बार चेंज किया जाए कि इनके नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वर्ड्स बने। जैसे पहले पी लिख दो, आगे एस लिख दो, ऐसे पूछ रहा कितनी बार। तो आप जानते हो इस केस को करने के लिए आप फैक्टोरियल का यूज़ करते हो, तो स्पार्क के केस में 5 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा, जो भी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। उसी तरह से दिल्ली की बात की गई है, तो दिल्ली के केस में भी 5 फैक्टोरियल रहेगा, 5 ही वर्ड्स हैं। बट उसने कहा इस क्वेश्चन में कि दिल्ली के केस में डी को स्टार्टिंग में ही रखना है, 1 2 3, और लास्ट में आई को ही रखना है। तो सर आप देख रहे हो अरेंजमेंट अब कितने पोजीशनों की रही, 3 पोजीशनों की, और 3 पोजीशन का मतलब 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है सर, 6 रहता है। समझ पाए बात को। ये सारे क्वेश्चन कौन से, यूपीएससी जो अभी आपका 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ 2020 के अंदर,
ठीक है जी। तो आप एक बात को मान के चलो, ये जो रीजनिंग होता है इसमें ज़रूर आप लोगों को यूपीएससी का पेपर पढ़ना चाहिए, इसमें जो पूछी गई रीजनिंग है ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे अपकमिंग जितने पेपर है तो इन्हीं को वो ऊपर नीचे करके डाल रहा होगा। यहाँ तो कई कई पेपरों में सेम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे बीएसएफ का एग्ज़ाम हो गया, जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम हो गया। तो इस तरह से हमारे प्रैक्टिस सेशन भी रहते हैं बड़े सारे, है ना। हमारे प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो रखे हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस नंबर पे, इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो बड़ी ही कम नॉमिनल फीस पे, ठीक है जी, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशन लाइव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन ये भी था, कहता द लेटर फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर फ्रॉम वन, जो भी आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है, आप जानते हो, एनालॉगी टाइप भी बोल सकते हैं ऐसा कुछ। कहता GHI कोड इज़ 1, 5, 7 और 8, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट ने क्या कहा, DEF कोड इज़ 912। सेम इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, इस तरह का नहीं तो सेम ऐसा लॉजिक। कभी भी जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो जो अच्छे लेवल के पेपर रहते हैं उनमें पूछिए कि जो आपके कंपोनेंट है अगर वो वहाँ पे सेम दिख रहे हैं, जैसे रीजनिंग और मैथ है, तो हमेशा बड़े पेपरों के रीजनिंग और मैथ के सेट जरूर लगा के जाओ, बड़ी हेल्प मिलती है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है सर, देखो कुछ भी नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में। 7, 8 और 9 वैल्यू बहुत बड़ी नंबर है सर। 4, 5 और 6 वैल्यू बहुत बड़ी नंबर है, तो सर इसका क्या होगा, 1, 2 और 3 कुछ आएगा। तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये देखो क्या है, ध्यान से समझना। ए इसमें क्या है, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, देखो 4, 5, 6, छोटा नंबर पहले सॉल्व करो। 6 देखो सर, 4, 5, 6 को 9, 1, 2 बनाना तो कुछ भी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई 2 की गई है। 6, 2 का 12, 1 आया, 5, 2 का 10 और 11, 1 आया, 4, 2 का 8 और 9, मतलब कुछ भी नहीं है। जो इनकी पोजीशन है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है, और कुछ भी नहीं है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके क्लास 4th में देखने को मिल सकता है, बीएसएफ कांस्टेबल के पेपर में देखने को मिल सकता है, इवन जेके बैंक बीए बैंकिंग एसोसिएट्स का जो पेपर है उसमें इस तरह का कोई अनदर एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पे लिखा होता है MNO कोड दे देता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ऐसे 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3, 2 का 6, 2, 2 का 4 और 2, और आंसर इज डी। समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगी का है, ठीक है जी, सेम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर ही है, ये भी मतलब अल्फ़ाबेट्स ही हैं। आप एक बात को देखो कि सर यहाँ से ये कोड बनाना, यहाँ से @ बनाना है, तो आप एक बात को देखो, ACP और Q कोड कितना बनाया गया सर, इसका कोड बनाया गया BES और U। मेरे को एक बात बताओ, A की पोजीशन 1 होती है और B की 2 होती है, C की 3 होती है और E की 5 होती है, P की कितनी होती है, P की पोजीशन 16 होती है और S की 19 होती है, Q की 17 होती है और U की 21 होती है। तो आप मेरे को सभी बताओ, आप जान भी चुके होंगे कि सर A का B बनने के लिए कितने का, +1 का, अगली बार +2 का, 3 और 2 5, अगली बार कितना, 16 और 3, और आगे 4। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक क्लास पढ़ रखी है हमारी, तो वहाँ आपने देखा होगा ये ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है जी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ ये आपका असेंडिंग चल रहा है ना। तो अगेन सेम M का +1 कितना होगा, M की पोजीशन सभी जिनको पता रखा है, M की पोजीशन 13, 13 + 1 N, सभी ऑप्शन में N है, N में +2 करोगे तो P आएगा, ऑप्शन B गलत हो चुका। नेक्स्ट G में +3 करोगे तो J आएगा, ऑप्शन C भी गलत हो गया। आगे I में 4 प्लस करने हैं, 9 4 13, 13, मतलब ऑप्शन D योर राइट आंसर। समझ पाए बात को जी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है, देखो आप देख रहे हो कि यूपीएससी का भी कितना इजी लेवल है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन क्लास 4th में भी आ सकते हैं, बीएसएफ कांस्टेबल में भी आ सकते हैं। अपकमिंग जेके की जितनी भी पोस्टें आ रही हैं वहाँ अगर रीजनिंग पूछी जा रही है तो आपको ये पेपर को, इस वीडियो को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अगर आपने वाकई में ही एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो, ठीक है जी। बाकी इसकी जो आपका बेसिक क्लासें होती हैं उसमें हम बड़ा कुछ पढ़ाते हैं, बड़ा सारा चीज़ें रहती हैं, है ना। यहाँ पे एक प्रैक्टिस चल रहा है। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, कहता है ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, हमेशा कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा,
इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इस संडे। कहता किसी भी एक साल की 12 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है जी, आपका संडे है। तो कहता देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बताओ इस स्टेटमेंट पे कौन सी दी गई ऑप्शन में करेक्ट हो सकता है ना। तो क्वेश्चन ने हमें क्या क्या बात को कही, ऑप्शन पढ़ लेते हैं जी। कहता 15 जुलाई इज संडे इफ़ द ईयर इज लीव। मतलब अगर ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, कहता इसी के बेस पे अगर मैं देखो, मैंने कहा किसी एक साल की, मान लो मैं 2020 की ही बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। 2020 आप जानते भी हो लीप है। अगर इसकी 12 जनवरी को सपोज मैं करके चल रहा हूँ, इफ़ कहा, एक्चुअल में होगी या नहीं होगी ये एग्जैक्ट कैलेंडर नहीं है। उसने कहा यदि इसकी ये वाली डेट संडे होती है तो इसी के बेस पे आने वाली 15 तारीख और 12 तारीख क्या संडे रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। हमें 15 और 12 चेक करनी है। देखो पहले हम 15 की बजाय 12 ही तारीख चेक कर लेते हैं, क्योंकि 12 से हमारा और ईजी हो जाएगा। अगर 12 को बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो 3 दिन और बढ़ा के 15 निकाल देंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हमेशा पहले छोटी वैल्यू निकाल लो। तो मैंने कहा सर 12 जुलाई चेक कर लेते हैं। सर 12 जुलाई को चेक करने का मतलब क्या, देखो आपके सामने एक ये कैलेंडर है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, तो कहाँ तक जाना है, जुलाई तक जाना है। तो आपको इसकी डेट गिवन है, इसकी निकालनी है। तो मतलब आपको इन सारे डेट, इन सारे मंथ्स के क्या निकालने पड़ेंगे, ओड डेज। अगर आपने पढ़ रखा होगा कैलेंडर चैप्टर अच्छे से, तो क्या निकालते हैं, ओड डेज। एक बेसिक होता है, एक ट्रिक होता है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा ट्रिक से, क्योंकि हमें पेपर में जल्दी निकालना होता है क्वेश्चन को। तो सर आप जानते हो कि जनवरी निकालना है, और जनवरी की ओड डेज, देन फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई। जुलाई की कौन सी डेट जो एग्जैक्ट आपने निकालनी होती है। तो जनवरी की कौन सी डेट है, 12 तारीख। अब देखो जनवरी की 12 तारीख गिवन है, जनवरी के टोटल कितने डेज होते हैं सर, 31। जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31। 12 दिन बीत चुके हैं तो पीछे कितने आगे उसको जाने पड़ेंगे। देखो ना, जनवरी के बाद उसको फरवरी में जाने के लिए पहले उसको 12 के से 31 दिनों का हिसाब देना पड़ेगा। तो मतलब 12 दिन तो बीत चुके हैं, पीछे कितने दिन बचे होंगे, तो 31 में से 12 माइनस करो, 19 दिन। 19 दिन की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ तो 19 प्लस 29 प्लस 31 कर लो। पर हमने बता रखा है हमेशा इनके ओड डेज लिखने होते हैं। तो जनवरी के केस में आप कितने लिखोगे, 19 तो दिन है, बट 19 के ओड डेज कितने होते हैं। ओड डेज क्या होते हैं, नंबर ऑफ डेज मोर देन कंप्लीट वीक। और एक कंप्लीट वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो आप देखो उसी के बेस पे 14 दिनों के कंप्लीट 2 वीक बन गए, तो 19 है। तो ओड कितने बचे, पहले केस में 6 ओड डेज। फरवरी में कौन सा लेना है, लीप लेना है। कौन सा ईयर उसने कहा था, एक लीप और एक नॉट लीप। मैं लीप मान के चल रहा हूँ। अगर लीप होता, क्योंकि 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो लीप के केस में क्या होगा आपका, फरवरी में कितने दिन होंगे, 29। और अगर लीप नहीं होता तो यहाँ भी 28 मान लेते और कुछ भी नहीं था, है ना। तो फरवरी में कितने होंगे, 29। लीप है तो 29 का मतलब ओड डेज 1 होंगे। मार्च में कितने होंगे, 31 है, 7 4 28 कंप्लीट वीक, 3 ओड डेज। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। इसको आप जल्दी से भी कर लोगे आगे जाके। और जुलाई के कौन से दिन को आके रुकना है, हमें फिलहाल अभी 12 को ही रुकना है। तो 12 का मतलब ओड डेज कितने होंगे, 5। अब आप इन सब के ओड डेज प्लस कर दो। प्लस करने की बजाय हमने अगेन एक ट्रिक बता रखा है, इनको 7 के पेयर में आउट कर दो। 5 और 2 7 खत्म हो गया सर। 3 3 6 और 1 7, ये भी खत्म हो गया। हाँ देख, एक सेकेंड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और जुलाई, ठीक है जी। हाँ जी क्लास, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। देखो जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी के कितने दिन कहे हैं उन्होंने हमें, 12 तारीख ही है। और 31 टोटल होते हैं, तो 31 में से 12 के कितने रहेंगे, अगर मैं बात करूँ तो 19 रहेंगे। 19 के ओड डेज कितने बनेंगे, 19 के ओड डेज 4 की बजाय 5 बनेंगे, है ना। 19 के जो ओड डेज है वो 6 लिख रखा है, यहाँ पे 5 बनना था ना। अब इन सब का प्लस कर दो आप सारे जल्दी से, शाबाश। मैंने बता रखा है जैसे यहाँ पे क्या किया, 5 और 2 7 खत्म हो गया सर। 3 3 6 और 1 7 खत्म हो गया, 5 और 2 7 खत्म हो गया, मतलब 0 ओड डेज रहे। मतलब अगर 12 जनवरी को संडे था तो 12 जुलाई इवन को क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। और इसी बेस पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्लियर है जी, क्या बात समझ पाएँ। बाकी देखो अगर कंसेप्ट सीखना है, ट्रिकें सीखनी है, तो उसके लिए आपको या तो ऑफलाइन क्लासेस में आना पड़ेगा। आप जानते हो जैसे बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर से क्लासेस बैठ रही हैं। अगर क्लासेस बैठ जाती हैं तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। अगर उसके साथ हमारे पैरेलल ऑनलाइन भी चल रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इस तरह से भी क्वेश्चन था। ये अगेन
आपका मैं बताऊं तो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर ही एक टाइप बनती है। बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम में, क्लास फोर्थ में, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा हाउ मैनी ओड नंबर आर फॉलोड बाय द ओड नंबर, मतलब कितने ऐसे ओड नंबर है जो फॉलो कर रहे हैं ओड नंबर को, है ना, जो किसको फॉलो कर रहे हैं, ओड नंबर को, मतलब आपको इस ओड को देखना है। ठीक है, जैसे 5 और 1 का पेयर, 5 एक ओड है तो क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक को बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद देखो तो 7 और 3 का एक पेयर बन जाएगा, 3 और 9 का एक पेयर बन जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ 1 और 5 का पेयर बन जाएगा, 3 और 1 का पेयर बन जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट कोई और पेयर है, 1 2 3 4 5, और ध्यान से देखो 5 और 7 का पेयर बन जाएगा, तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 6 पेयर। समझ पाए, इस तरह के छोटे लेवल, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ, नेक्स्ट सिलॉक्स, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है सिलॉक्स को लेके। सर यहाँ पे तो चलो इजी रहता है, थोड़ा अच्छा लेवल एग्जाम जाना हो तो सिलॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बट इस चैप्टर को अगेन मैंने 10 घंटे पढ़ा रखा है और इस चैप्टर को इतना का ईजी कर रखा है, इतना का ईजी कर रखा है इस चैप्टर को। 10 घंटे की अगर आप क्लास प्रॉपर सुन लेते हो या ऑफलाइन आके हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर आप शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखियो कैसे, आप जानते हो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। कैट और कैट का प्लस मोर देन 100 ज्वाइन होगा। डॉग से कहाँ जाना है, ब्लैक तक। पहली कंक्लूजन ने क्या कहा, ऑल डॉग आर ब्लैक, मतलब डॉग के पास वैल्यू कितनी है 100, जबकि स्टेटमेंट में कितनी है 50। स्टेटमेंट में अगर आपकी जेब में 50 रुपये है तो आप 100 कहाँ से खर्च पाओगे, फॉल्स हुआ। कोई वैन डायग्राम की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, कोई वैन डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। और सर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसके बेस पे आपका जो ऑप्शन बनेगा वहाँ पे आपको यूपीएससी ने ऑप्शन दिया था ओनली वन, आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो देख सकता है, ओनली सेकंड, एक दिया था बोथ और एक दिया था नाइदर, बट इसके साथ एक और ऑप्शन होना चाहिए था आइदर। बात को समझना बेटा, इस क्वेश्चन में एक बात को देखो, दोनों कंक्लूजन तो फॉल्स हो चुके हैं, है ना। जब भी दोनों कंक्लूजन फॉल्स होते हैं तो नाइदर लगाने से पहले, अगर आपने बेसिक क्लास पढ़ रखी होगी तो नाइदर लगाने से पहले किसका देखते हैं, हमेशा आइदर का। आइदर में क्या रहेगा, आप जानते हो ऑल का पेयर किसके साथ है, सम नोट के साथ है, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, दोनों कंक्लूजन भी फॉल्स है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे इसका सही में आंसर होना चाहिए था आइदर। सही में आंसर क्या होना चाहिए था, आइदर। बट सर आपके यूपीएससी ने इस आइदर के ऑप्शन को नहीं दिया, उनसे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मिस्टेक हो चुकी है ना। अगर मिस्टेक है तो उस केस में आप ऑप्शन नाइदर को क्लिक करके आते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। देखो इस तरह का सिलॉक्स का मैंने अगेन बताया 10 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रखा हूँ मैंने हर एक चैप्टर की, इवन हमारे मैथ के सर, इंग्लिश के मैम, जीएस के सर, रीजनिंग का, सबका कंप्लीट हमने रिकॉर्ड कर रखा है लेटेस्ट इसी लॉकडाउन के पीरियड में। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, इस तरह की ट्रिक्स को सीखना चाहता है, जैसे डायरेक्शन में देखा आपने, सिलॉक्स में देखा, एंड सो ऑन हर एक चैप्टर में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है जी। और आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ही हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, आप जैसे जानते हो स्पार्क इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज है ना, तो 15 तारीख से आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हो हमारे ऑफिस में 15 अक्टूबर के बाद। बट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, कहीं दूर हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। इवन चंडीगढ़, मोहाली के बच्चों ने भी हमारे पास इनरोल कर रखा है। जम्मू में तो किया पूरे ने, बट उन्होंने भी कर रखा है। और आप यकीन मानना, कम से कम हमारे सर इस समय 12 ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, जिसमें से 6 बैच आपके जेके बैंक के चल रहे हैं। जेके बैंक का भी एग्ज़ाम आप देख रहे हो जल्दी आने वाला है। देन हमारे 3 बैच अकाउंट असिस्टेंट के चल रहे हैं, ठीक है जी। और हमारा 2 बैच जो चल रहे हैं वो आपका क्लास 4th का, और एक हमारा बीएसएफ का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। मतलब इसमें क्लासेस कल के दिन गई हैं 5 अक्टूबर को, मतलब इसमें भी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। और आप एक बात और मानना, अगर आप जानते होंगे, जब आपका कोई भाई बहन पढ़ा होगा, तो सर स्पार्क इंस्टीट्यूट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सभी फैकल्टीज़ अपने आप में वेल एक्सपीरियंसड है और वेल क्वालिफाइड है ना, विद एक डिफरेंट ही अप्रोच के साथ, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो आज का लेक्चर यहीं तक का था। बाकी अगर आप में से कोई भी कोचिंग करना चाहता है, इवन क्लास 4th को लेके, अकाउंट असिस्टेंट को लेके, जेके बैंक को लेके, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, अभी हम आने वाले टाइम पे कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो पोस्टें आई हैं, 6 टोटल पोस्ट हैं, उसका बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है जी। इसके अलावा JKSSB की जो आपने देखा नई वैकेंसीज भी आ रही हैं, तो किसी भी तरह की अगर आपको कोचिंग करनी है इस फील्ड के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल मिलेगी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर एज अ डेमो पर्पस दिए जाएंगे जो प्राइवेट होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको उसी दिन रिकॉर्डेड दी जाती है और आपके जो स्लॉट ले रखा है वहाँ पर आपको लाइव क्लास दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज के सेशन में काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखी होंगी, आपको सेशन भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो भाई साहब इस चीज़ को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस वीडियो को देखे अपने आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहे। तो बाकी थैंक यू।